आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आज हम देख लेते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 72 में दी गई है कि आप इस तरह से लोगों को क्षमा कर सकते हो, अपराधियों को क्षमा कर सकते हो और इन मामलों में क्षमा कर सकते हो या उनको कम कर सकते हो, उनके अपराध में, उन्होंने जो अपराध किया है उनकी सजा को। तो आज देख लेते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है जो निम्न मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी पाए गए हैं। ऐसे मामले, जो ये मामले हैं, इनमें अगर जो भी दोषी है वो दोषी पाया गया है तो राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि वो इनको क्षमा कर सकता है या उनकी सजा को कम कर सकता है या रोक लगा सकता है। तो ये मामले हैं विधि के विरुद्ध अपराध में दंडादेश। अगर किसी ने विधि के विरुद्ध कोई अपराध किया है, कानून तोड़ा है, तो उस अपराध में भी राष्ट्रपति उनको क्षमा कर सकता है। जहां तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, कार्यपालिका शक्ति संघ की जो है बहुत बड़ी है और जहाँ तक है वो उनको माफ़ कर सकता है। कुछ उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है तो वहाँ पर उसकी शक्ति काम नहीं करती। आगे देख लेते हैं। मृत्यु दंड के आदेश में अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु का आदेश सुनाया गया है, मृत्यु दंडादेश दिया गया है कि उसको फांसी पर लटका दिया जाए, उस सजा को भी राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। आगे है सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश। अगर किसी सैन्य न्यायालय ने, जो भी हमारी आर्मी है उसमें अगर सैन्य न्यायालय होते हैं तो उनमें अगर किसी व्यक्ति को, किसी भी जवान को दोषी करार दिया जाता है, दंड दिया जाता है, उसको भी माफ़ करने की पावर राष्ट्रपति के पास निहित है। इसका ध्यान रखना है। अब एक चीज़ देखना है इसमें कि राष्ट्रपति के पास ये सभी पावर है कि उनको माफ़ किया जा सकता है, लेकिन अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल को मृत्यु दंड के आदेश में शक्ति प्रदान नहीं की गई। उनको ये शक्ति नहीं है कि उसको माफ़ किया जा सके। आगे है सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया दंडादेश। ये पावर भी राज्यपाल के पास नहीं है। ये दोनों ही पावर राज्यपाल के पास नहीं है। एक चीज़ है, राज्यपाल इस मृत्यु दंडादेश को थोड़ा सा कम कर सकता है लेकिन उसको माफ़ नहीं कर सकता, उसको माफ़ नहीं कर सकता। देख लेते हैं आगे। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायालय से स्वतंत्र है। अब क्या क्या प्रावधान है इसमें देख लेते हैं। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है न्यायालय से स्वतंत्र है, इसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अपराधी को अगर माफ़ कर देता है, क्षमादान दे देता है उसको, तो उसको किसी भी न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता कि आपने किस आधार पर इसको माफ़ कर दिया है, हमने तो इसको फांसी की सज़ा सुनाई है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं चल सकती। मतलब राष्ट्रपति का जो भी निर्णय है उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती। उसकी वो अनन्य पावर है, उसके पास ही है, इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। आगे है, यह एक कार्यकारी शक्ति है जिसमें राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। इसमें वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है राष्ट्रपति कि वो अपने विवेक से काम करे, नहीं, ये एक कार्यपालिका शक्ति है। कार्यपालिका के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो हमारी कार्यपालिका है, जो भी कार्यपालिका है, जिसमें कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी आ जाते हैं। और ऊपर भी अगर चलते हैं अन्य पे तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसको, इस शक्ति का जो उपयोग है उसको कार्यपालिका शक्ति के अनुसार करना पड़ेगा। कार्यकारी शक्ति है तो उसको आसपास जो भी उसके अधिकारी हैं उनसे सलाह मशवरा करके उसको इस शक्ति का उपयोग करना है, तो सलाह कर सकता है। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, चलो मैं बाद में बताता हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देख लेते हैं इसको। राष्ट्रपति की सजा के मामले में शक्तियाँ, क्या क्या शक्तियाँ हैं, उसको किस तरह से। क्षमादान, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को, जो अपराधी है, किसी भी अपराधी को पूरी तरह से क्षमा कर सकता है, चाहे वो फांसी हो चाहे उम्र कैद हो, उसके पास ये पावर है। दूसरा है विलंब या समय देना, रिप्राइव्स। अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया है
और उसके लिए याचिका डाली गई है राष्ट्रपति के पास कि उसको कम कर दिया जाए या फिर उसको क्षमा कर दिया जाए। तो ऐसे मामलों में क्या करता है, राष्ट्रपति उस पर विलंब कर देता है, मतलब उसको अपने पास रोके रखता है, ना तो उसको भेजता है ना कोई निर्णय देता है। तो उसको इससे पता चलता है कि वो थोड़ा समय दे रहा है, हो सकता है कुछ चीज़ें निकल के आ जाए, कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए, कोई गवाह ऐसा जाए जो कि ये साबित कर दे कि ये इसने अपराध नहीं किया है। तो इस मामलों में जल्दबाजी नहीं की जाती। तो क्या करता है, उसमें अपने पास रोक लेता है, ना तो वो न्यायालय के पास वापस भेज देता है कि मेरा निर्णय ये है या नहीं है। तो ऐसे में वो विलंब करता है। अगला है विराम या परिहार, रेमिशन। इसमें अगर कोई याचिका राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है मृत्युदंड की या उम्र कैद की या अन्य किसी अपराध की, तो उसमें क्या करता है, विराम लगा सकता है, कुछ चीज़ों पर रोक लगा सकता है कि नहीं, आपको ये सज़ा अभी नहीं देनी है, मुझे अभी अब मुझे इस बारे में निर्णय लेने दीजिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए। तो ये विराम लगा सकता है कि नहीं, अभी इस पर रोक लगा सकते हैं कि अभी जल्दबाजी मत कीजिए फांसी पर लटकाने की या जो भी है। तो उस पर वो विराम लगा सकता है, रुक जाइए आप, उस पर वो रोक लगा सकता है। राष्ट्रपति के पास ये पावर है। अगला है निलंबन। वो चाहे तो जैसे कि कोई अपराधी है, उसको कई सारे जो अपराध होते हैं उसमें सज़ा सुनाई होती है, जैसे कि कोई भी अपराध है, तो वो कुछ अपराधों के लिए उस अपराधी को माफ़ कर सकता है और कुछ को बनाए रख सकता है। तो ये चीज़ें उसके पास हैं, राष्ट्रपति के पास। लघुकरण, अगर लघुकरण में क्या है, अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी गई है तो वो उसको उम्र कैद में बदल सकता है। अगर किसी को उम्र कैद की सज़ा दी गई है, अगर याचिका लगाई जाती है कि मुझे उम्र कैद बहुत ज़्यादा है, मुझे मेरे प्रति थोड़ा सा नरम रवैया अपनाया जाए, तो वो उस उम्र कैद को वो 10 साल या 5 साल में कन्वर्ट कर सकता है। ये पावर राष्ट्रपति के पास मौजूद है। आगे देख लेते हैं क्षमादान का उद्देश्य। अब क्षमादान की जो शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को, जिसका अक्सर समय समय पर यूज किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि पावर तो वैसे प्रधानमंत्री के पास है सारी। तो देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है, क्यों रखा गया है इसको। तो इसके दो उद्देश्य निकल के आते हैं। यदि राष्ट्रपति सजा का स्वरूप कठोर समझे तो दोषी को राहत देना है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा कठोर सजा दी गई है, तो दोषी को इस मामले में वो राहत दे सकता है, थोड़ा विलंब कर सकता है या उसको रोक सकता है, विराम लगा सकता है, उसको क्षमा कर सकता है। अगला है विधि का पालन करते समय हुई न्यायिक गलती को सुधारना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे न्यायालय में कि कुछ ऐसे सबूत दे दिए जाते हैं जो कि निरपराध व्यक्ति के विरुद्ध पूरा अपराधी का ठप्पा लगा दिया जाता है, या फिर इस तरह से सबूत पेश कर दिए जाते हैं कि उसको एक तरह से अपराधी मान लिया जाए उसके द्वारा। क्योंकि कई बार क्या होता है, गरीब लोग जो कि उनके पास पैसा नहीं होता, कई बार वकील करने के लिए पैसा नहीं होता, इतना पैसा नहीं होता कि वो आगे की कार्रवाई को कर सकें। जो पैसे वाले होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे वकील ले जाते हैं, बहुत सारे सबूत, झूठे सबूत इकट्ठा कर लेते हैं और उस व्यक्ति को दोषी करार दे दिया जाता है। तो इस मामले में क्या हुआ है, विधि का पालन करते समय हुई न्यायिक गलती को सुधारना। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति को राहत दे दी जाती है कि नहीं, जिस तरह से इसको पेश किया जा रहा है, जिस तरह से इसको अपराधी बनाया जा रहा है, उस तरह से ये अपराधी नहीं है, अगर बैकग्राउंड चेक किया जाए तो ऐसे में उसको थोड़ी राहत दे दी जाती है या पूरी तरह से माफ़ भी कर दिया जाता है। ये उसका उद्देश्य रखा गया है। अब देखते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के विषय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है। इसमें पहला है, दोषी व्यक्ति को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं होगा। दोषी व्यक्ति को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं होगा। इसको इसलिए रखा गया है क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ अपराधी बहुत चालाक होते हैं, वो पैरों पे पड़ जाते हैं कई बार राष्ट्रपति के, चाहे तो किसी के भी पैरों पे पड़ जाएंगे माफ़ी के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा अपराध किया रहता है जिसको माफ़ करना आसान नहीं होता। किसी को जान से मार दिया गया होता है, कई लोगों का खून कर दिया गया होता है। तो क्या होता है कि इस मामले में राष्ट्रपति से ये अपेक्षा की जाती है कि उसको उस समय ना देखा जाए, उसके सिर्फ सबूतों को देखा जाए। अगर वो सामने उपस्थित होकर अगर माफ़ करने लगेगा तो सामने वाले का हृदय, जैसे कि राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उनका हृदय पिघल जाएगा, क्योंकि कुछ जो अपराधी होते हैं बहुत शातिर होते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए उसको सिर्फ
सबूतों के आधार पर, सबूतों की समीक्षा के आधार पर ही उसको माफ़ करने की व्यवस्था की गई है, न कि उनको सामने उपस्थित होकर क्षमा मांगने की व्यवस्था की गई है। सामने कोई उपस्थित नहीं हो सकता। आगे है, राष्ट्रपति सबूतों का अध्ययन कर सकता है और उसका विचार न्यायालय से भिन्न हो सकता है जो कि बताया गया है। क्षमादान की शक्ति दी ही इसलिए गई है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है उसके विरुद्ध कुछ अन्य तरह का प्रावधान करना, उसको माफ़ कर देना है, कुछ और प्रावधान करना, तो उसका विचार राष्ट्रपति न्यायालय से भिन्न हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसने हो सकता है फांसी की सज़ा सुनाई हो सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन राष्ट्रपति उसको माफ़ करना चाहता हो, बिल्कुल अलग हो गया। अगला है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेश के कारणों को बताने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति कोई भी आदेश दे सकता है, उसको क्षमा कर सकता है, माफ़ कर सकता है, उसकी सज़ा का लघुकरण कर सकता है, विराम लगा सकता है। उसने ऐसा क्यों किया, इसको बताने के लिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को बाध्य नहीं है। वो बताने के लिए बाध्य नहीं है कि हम ऐसा करें हैं और इसकी वजह ये है, तो वजह बताने की उसको ज़रूरत नहीं है। आगे है, राष्ट्रपति कोई भी निर्णय स्वेच्छाचारी, विवेक रहित, दुर्भावना या भेदभावपूर्ण तरीके से नहीं कर सकता। अगर फिर भी ऐसा करता है तो न्यायालय द्वारा इसकी समीक्षा की जा सकती है। राष्ट्रपति कोई भी निर्णय स्वेच्छाचारी ढंग से नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। विवेक रहित, बिल्कुल विवेक रहित निर्णय नहीं ले सकता कि जिसको किया ही ना जा सके। दुर्भावना या भेदभावपूर्ण, किसी दुर्भावना से, गलत भावना से वो उसको कोई निर्णय दे तो ये इसकी समीक्षा की जा सकती है, न्यायालय में समीक्षा की जा सकती है। आगे है, अगर क्षमादान की याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी है तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। उसके पास सिर्फ एक ही बार याचिका दायर की जा सकती है, बार बार याचिका दायर नहीं की जा सकती। एक बार रद्द करने पर दोबारा से याचिका नहीं की जा सकती दायर। तो अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की जो पावर है वो असल में प्रधानमंत्री के पास है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इस पावर का जो यूज करेगा राष्ट्रपति, वो उसकी कार्यकारी शक्ति है, और कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है, और मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में सबसे पावरफुल इंसान, सबसे पावरफुल पद, सबसे पावरफुल व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के पास हमारे देश में कुछ भी करने की पावर है, लेकिन उसको सामाजिक हित का ध्यान रखना पड़ेगा, ये उसके लिए प्रतिबंध है। उसको सभी चीज़ों को देख के चलना पड़ता है। अब ये पावर्स क्यों दी गई हैं राष्ट्रपति को, हालांकि ये पावर तो प्रधानमंत्री के पास है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि कई बार ऐसा होता है कि सरकार को चलाने की, देश को चलाने की जो जिम्मेदारी है वो कार्यपालिका की है और प्रधानमंत्री की है। अगर किसी को फांसी की सज़ा दे दी जाती है और दंगे भड़क जाते हैं, देखते हैं कि सिचुएशन खराब है, आप अगर फांसी दोगे तो हो सकता है कुछ वर्गों में आपसी सामंजस्य ना हो पाए, लड़ाई हो जाए, देश में अशांति फैल जाए। तो इस तरह को मामले को देखने का पावर किसके पास है, सारी जिम्मेदारी किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। इसी वजह से ये पावर राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को दे दी गई इनडायरेक्टली। प्रधानमंत्री का वैसे डायरेक्टली इसमें कोई रोल नहीं है। दूसरा, अगर किसी को फांसी की सज़ा नहीं दी जाती, लेकिन एक वर्ग या बहुत सारे वर्ग मांग कर रहे हैं कि इसका दोष इतना ज़्यादा है कि इसको फांसी की सज़ा देनी ही चाहिए, मतलब इसमें निर्णय देना ही चाहिए, तो ऐसे मामलों में भी राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो कोई भी निर्णय ले सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसको देखा जाए तो ये पावर तो राष्ट्रपति के नाम से चल रही है, लेकिन असली पावर इसका यूज प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो ये था हमारा राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।